नमस्कार बच्चों, मैं राजेश्वरी तिवारी, शासकीय स्कूल भानपुरी, विकासखंड गुरूर, जिला बालोद। पिछले क्लास में मैंने आपको प्रबंध की परिभाषाएं बताई थी। आज हम उस परिभाषाओं के आधार पर हम प्रबंध की विशेषताएं पढ़ेंगे। एक बार मैं प्रबंध की परिभाषा को और बता देती हूँ। FW टेलर ने प्रबंध की परिभाषा दिया है कि प्रबंध यह ज्ञात करने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना कि सर्वश्रेष्ठ एवं मितव्ययितापूर्ण ढंग से उसे कैसे किया जा सकता है। और हेनरी फ्योल ने परिभाषा दिया है कि प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करने को हेनरी फ्योल ने प्रबंध माना है। इन दोनों की परिभाषाओं के आधार पर यदि हम प्रबंध की विशेषताओं की तरफ चलें तो प्रबंध की सबसे पहली विशेषता है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया से हम क्या समझते हैं कि प्रोसेस, एक कार्य करने की क्रिया। तो प्रबंध का जो कार्य है या प्रबंध की जो क्रिया है, नियोजन से शुरू होकर के नियंत्रण पर समाप्त होती है। और जब उद्देश्य को हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमें फिर से प्रबंध नियोजन करना होता है। तो इसको हम बोलते हैं, और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये रुकती नहीं है, इसलिए हम इसे प्रबंध को एक प्रक्रिया कहते हैं। फिर प्रबंध एक पेशा है, क्योंकि प्रबंध का कार्य करने के लिए एक विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है, इसलिए हम प्रबंध को पेशा कहते हैं। हम जानते हैं कि पेशा का मतलब होता है कि ऐसा कार्य जिसके लिए आपको विशिष्ट योग्यता प्राप्त हो। तो ठीक ऐसे ही प्रबंध के लिए भी, प्रबंधकीय कार्य के लिए विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि प्रबंध एक पेशा है। फिर है प्रबंध एक प्रणाली है। प्रणाली का मतलब हम क्या समझते हैं कि प्रणाली मतलब सिस्टम। प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम। जैसे कि हम मान लेते हैं कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर कंप्यूटर तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि हम उस कंप्यूटर की सभी आवश्यक तंत्रों को उसके साथ जोड़ ना दें। जैसे ही हम उसके सभी आवश्यक तंत्रों को उसके साथ जोड़ देते हैं तो वो एक सिस्टम कहलाता है, कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। ठीक ऐसी प्रबंध भी एक प्रणाली है, इसके भी कुछ आवश्यक तंत्र होते हैं जिन्हें हम एक साथ जोड़ लेते हैं तो फिर ये एक प्रणाली बन जाती है, इसलिए प्रबंध को हम एक प्रणाली कहते हैं। अब है प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। इसको हम इसलिए मानते हैं कि जैसा हमने देखा है कि जैसे नेता का बच्चा, जो बच्चे होते हैं वो नेता बनते हैं, किसी डांसर के बच्चे डांसर ही बनते हैं, या किसी गायक के बच्चे गायक बनते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि जन्मजात प्रतिभा है। अब अर्जित प्रतिभा का मतलब कि अब प्रबंध से संबंधित जो प्रतिभा है उसे हम अर्जित भी कर सकते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के कोर्स चल रहे हैं जिसके आधार पर हम प्रबंध से संबंधित प्रतिभाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमने माना कि प्रबंध कला एवं एक विज्ञान है। जो विज्ञान होता है, ऐसे ज्ञान को विज्ञान हम किसे कहते हैं? ऐसा ज्ञान जो सिद्धांतों के द्वारा प्रमाणित किया गया हो। और कला का मतलब किसी कार्य करने की जो एक व्यवस्थित रीति होती है उसको हम कला कहते हैं। तो प्रबंध सिद्धांतों के आधार पर प्रमाणित हो चुका है या प्रमाणित किए गए, जैसे कि FW टेलर ने अपने सिद्धांत दिया और फ्योल ने हेनरी फ्योल जी ने अपना सिद्धांत दिया। और प्रबंध एक कला है, तो ये निश्चित सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, इसलिए हम इसको प्रबंध कला कहते हैं। अब प्रबंध सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि यूनिवर्सल, सभी स्थानों पर प्रबंध आवश्यक होता है, चाहे वो कार्यालय हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे आप छोटा सा आयोजन भी अपने घर में कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी। फिर प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक होता है। स्तर का मतलब होता है निम्न स्तर, मध्य स्तर या उच्च स्तर। तो सभी स्तर पर आपको प्रबंध करना होगा, तभी आप निर्धारित किए गए उद्देश्यों को सही तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। फिर आपका प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। प्रबंध पूर्णतः मानवीय क्रियाओं से संबंधित होता है, क्योंकि प्रबंध का कार्य एक व्यक्ति या मानव ही करता है, अन्य लोग प्रबंध का कार्य नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको मानते हैं कि प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। फिर है प्रबंध दूसरों से कार्य कराता है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया है कि जिस प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की युक्ति होती है और जो इस कार्य को करता है वो प्रबंधक कहलाता है। तो प्रबंध की तो पहली सबसे विशेषता है कि प्रबंध दूसरों से कार्य कराता है। फिर है प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है। तो मैंने बताया कि प्रबंध की प्रक्रिया नियोजन से शुरू होकर नियंत्रण पे समाप्त होती है।
तो नियोजन में हम कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उसके लिए प्लान बनाते हैं। तो प्रबंध का कार्य हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने जो उद्देश्य निर्धारित किया है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रबंध का कार्य करते हैं। धन्यवाद।